आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर के जो इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट्स हैं मैथमेटिक्स पार्ट 1 के फर्स्ट ईयर के। और इनको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मोबाइल को जो है वो फुल स्क्रीन मोड में कर लें ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आए जो यहाँ पे किया जा रहा है। और ये जो रिज़ल्ट्स हैं ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम और ई कैट के एग्ज़ाम दोनों के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारे अब जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे लॉज बेस्ड हैं और क्वेश्चंस जो है वो बुक से आमतौर पे नहीं आते, बोर्ड के एग्ज़ाम में जो आते हैं या जो ई कैट वगैरह के एग्ज़ाम में आते हैं, बल्कि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि किसी क्वेश्चन को किस तरीके से करना है और कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ईयर के कोर्स में हमारे पास जो पहला रिज़ल्ट जहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं वो है z इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी। ए जो है वो रियल पार्ट होता है, बी जो है वो हमारे पास इमेजनरी पार्ट होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 2 + 3 अयोटा है और आपको कहा जाता है कि जिसका कॉन्जुगेट लिखें तो उसका फार्मूला है ए माइनस अयोटा बी, यानी कि आपने रियल पार्ट को तो एज इट इज़ लिखना है और जो इमेजनरी पार्ट है 3 अयोटा उसका साइन चेंज कर देना है, तो इसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। इस तरीके से जब आपने उसका मॉडुलस मालूम करना है तो मॉडुलस मालूम करने की खातिर हमारे पास जो फार्मूला है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। मतलब ये हुआ कि आपने रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है, रियल पार्ट जो है वो 2 उसका स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट उसका स्क्वायर लेना है, तो ये आपके पास बनेगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 13। तो इस तरीके से हमने दो चीज़ें सीखी। एक तो ये कि हमने जो कॉन्जुगेट लेना है वो किस तरीके से लेना है, उसमें हमने सिर्फ इमेजनरी पार्ट यानी कि अयोटा कंटेनिंग टर्म का साइन चेंज कर देना है। और दूसरी चीज़ जो हमने सीखी वो हमने जेड मॉडुलस सीखा। इसको हम फाइंड करने का तरीका ये है कि रियल पार्ट का हम स्क्वायर ले लेंगे प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो उससे जो वैल्यू आएगी वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड रिज़ल्ट है वो ये है कि अयोटा स्क्वायर जो है वो -1, अयोटा क्यूब जो है वो माइनस अयोटा और अयोटा 4 जो है 1 के बराबर होता है। आई होप कि आप लोगों को पता है अयोटा की वैल्यू -1 स्क्वायर रूट होती है, मगर ये वाली वैल्यू हम पुट नहीं करते, बल्कि इसकी बजाय अयोटा स्क्वायर, अयोटा क्यूब और अयोटा 4 वगैरह की वैल्यू पुट करते हैं। ज़्यादा बेहतर यह है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर हम पुट करें तो उससे तकरीबन सारे केसेस में एक आंसर जो है वो निकल आता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको अयोटा 5 की वैल्यू मालूम करनी है तो ये पावर 8 है, इसमें हमें थोड़ी सी वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हमारे पास अयोटा 8 है जिसमें पावर इवन है तो उसमें हम कम वर्किंग से भी काम कर सकते हैं। अयोटा 8 में हम सिंपली ये करेंगे कि अगर पावर इवन है तो ब्रैकेट के अंदर 2 लगा दें, ब्रैकेट के बाहर जो बच जाने वाला फैक्टर है उसको लगा दें। अयोटा स्क्वायर -1, पावर जो है वो बाहर वाली 4 एज इट इज़। अब चूँकि ये बाहर वाला पावर इवन है तो नेगेटिव साइन हमारा ख़त्म हो जाएगा और हमारा आंसर +1 आ जाएगा, और अगर हमारी पावर ऑड होती तो ये नेगेटिव साइन ख़त्म ना होता और हमें -1 लिखना पड़ता। अलबत्ता अयोटा 5 में हम इसको 1 + 4 करके तोड़ सकते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट 2 की पावर चूँकि नहीं लिख सकते, हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। अब मैं इसको अयोटा इंटू अयोटा पावर 4 लिखता हूँ और फिर अयोटा 4 को जिस तरीके से मैंने यहाँ पे 2 का पावर करके लिखा, वैसे तो अयोटा 4 को मैं डायरेक्ट भी 1 लिख सकता हूँ, लेकिन अगर आप उसको अयोटा स्क्वायर पावर 2 करके लिखें तो हर इवन नंबर को 2 के मल्टीपल के तौर पर लिखा जा सकता है। अब अयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर +1, चूँकि पावर इवन है तो अयोटा इंटू +1 इज़ अयोटा। हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है या थर्ड रिजल्ट है ऑपरेशन ऑन द सेट्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। अगर बीच में ऑपरेटर यूनियन हो तो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, अगर बीच में इंटरसेक्शन का साइन होगा तो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो कम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास दोनों साइड पे दो दो वैल्यूज़ या तो सेट्स होती हैं और उनके बीच में जो है जो जिस ऑपरेटर का जिक्र हो उसको हम नाम लेते हैं। रियल नंबर में भी इसी तरीके से अगर मेरे पास लिखा होगा 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, तो कम्यूटेटिव लॉ रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर का जिक्र है। मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन के हिसाब से लॉ नहीं होता, 2 - 3 जो वो चूँकि 3 - 2 के इक्वल नहीं होता, तो कम्यूटेटिव लॉ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करता। इस तरीके से अगर 3 वैल्यूज़ होंगी
जिस तरह ए बी सी है, यहाँ पे अब 3 सेट्स हैं और बीच में जो ऑपरेटर का जिक्र है तो वो यूनियन है, तो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। अगर इंटरसेक्शन होगा तो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। इसमें जो है जो ब्रैकेट के बाहर का ऑपरेटर है और ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेटर है वो दोनों सेम होंगे, यानी कि अगर बाहर यूनियन है तो अंदर भी यूनियन होगा, बाहर इंटरसेक्शन है तो अंदर भी इंटरसेक्शन होगा। और यही कुछ हम जो है वो रियल नंबर्स में भी हम इसको इसी तरीके से ले सकते हैं कि हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 अगर हो, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी कि जो ब्रैकेट की प्लेसमेंट है सिर्फ उसमें फ़र्क हो, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो गया। उसके बाद है जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन होगी, अगर यूनियन बाहर है इंटरसेक्शन अंदर है, यानी कि यहाँ पे इसमें एसोसिएटिव में और डिस्ट्रीब्यूटिव में ये फ़र्क हुआ कि जो ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेटर है वही बाहर का ऑपरेटर है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में अगर बाहर यूनियन है तो अंदर इंटरसेक्शन होगा, और अगर बाहर इंटरसेक्शन है तो अंदर यूनियन होगा, और जो ऑपरेटर पहले आएगा उसका नाम हम पहले लेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, या इंटरसेक्शन और यूनियन भी हो सकता है, और फिर हम उसको इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन भी होती है, यानी कि 2 इंटू 3 प्लस 4 जब हम लिखेंगे तो ब्रैकेट के बाहर अब मल्टीप्लिकेशन है और ब्रैकेट के अंदर जो है वो एडिशन है, तो 2 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हो गई। इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लॉ है फोर्थ रिजल्ट में, वो है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं। तो डिमॉर्गन्स लॉ में जो कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए हमें दो सेट्स का जो डिफरेंस है उसके बारे में अंदाज़ा होना चाहिए। अगर ए में है 1 2 3 और बी में है 3 4 5, तो हम a माइनस बी का मतलब ये हुआ कि a के एलिमेंट्स लिखेंगे लेकिन वो छोड़ देंगे जो कि b में मौजूद हैं। तो मैं 1 लिखूँगा और 2 लिखूँगा, 3 को नहीं लिखूँगा क्योंकि 3 b में मौजूद है। इस तरीके से जब मैं b माइनस ए करूँगा तो b के वो एलिमेंट्स लिखूँगा जो कि a में मौजूद नहीं है, तो 3 को छोड़ के मैं 4 और 5 लिखूँगा। इस हिसाब से अगर यूनिवर्सल सेट में मेरे पास 1 2 3 4 है और सेट a में मेरे पास 1 और 2 है, तो a कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि मुझे यूनिवर्सल सेट में से a को माइनस करना है। तो अब मैं यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखूंगा, जो माइनस के साइन से पहले सेट है उसके एलिमेंट्स लिखने हैं और वो छोड़ देने हैं जो कि दूसरे सेट में मौजूद हैं। तो 1 और 2 चूँकि यूनिवर्सल सेट में तो हैं लेकिन a में भी हैं, उसको छोड़ देंगे। इनको छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट में जो बचता है 3 और 4 हम उसको लिखेंगे। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। रिजल्ट 5 में हमारे पास एंड ऑपरेटर है, आर ऑपरेटर है, नॉट और कंडीशन। तो इनको हम लॉजिकल टेबल्स जब हम बनाते हैं तो उनमें इस्तेमाल करते हैं। तो एंड में सबसे अहम रिज़ल्ट जो है वो ये है कि एंड में जब दोनों ट्रू हों स्टेटमेंट्स तो एंड रिज़ल्ट ट्रू होता है, वरना बाकी तीनों केसेस में फॉल्स है। इसी तरीके से आर में हमारे पास जब दोनों फॉल्स हो तो सिर्फ उस केस में आंसर फॉल्स होता है, वरना बाकी तीनों केसेस में आंसर जो है वो ट्रू होता है। और कंडीशन में हमारे पास सिर्फ टी एफ का ऐसा केस है जिसमें आंसर फॉल्स आता है। इसके अलावा हमारे पास जितने भी केस हैं, एफ एफ इज़ ट्रू, एफ टी इज़ ट्रू, एफ कंडीशन ट्री इज़ ट्रू, ट्रू कंडीशन ट्रू इज़ ट्रू। तो इनमें जो स्पेशल केसेस हैं अगर हम उनको याद कर लें तो बाकी का टेबल बनाना आसान होता है। तो ट्रू एंड ट्रू में आंसर ट्रू आता है, बाकी सब में फॉल्स आता है। एफ में सिर्फ आंसर फॉल्स आता है, बाकी सब में ट्रू आता है। और कंडीशन में सिर्फ टी एफ का ऐसा केस है, टी कंडीशन से पहले और एफ कंडीशन के बाद सिर्फ उसमें आंसर फॉल्स आता है, बाकी सब में आंसर ट्रू आता है। तो इसमें हम अगर उन टेबल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो हम इनको आसानी से कर सकते हैं। जब सारे रिज़ल्ट ट्रू हों तो उसको टोटोलॉजी कहते हैं। सारे रिज़ल्ट जो आंसर कॉलम है उसमें अगर सारे रिज़ल्ट फॉल्स हों तो उसको एब्सर्डिटी कहते हैं। और अगर हमारे पास मिक्स रिज़ल्ट आ रहे हों तो हम उसको जो है
कॉन्टिजेंसी कहेंगे। इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि टेबल बना लें। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास है P एंड Q, कंडीशन P। सबसे पहले तो मैं P और Q के लिए कॉलम बना देता हूँ, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, इसमें ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब इन दोनों में जब हमारे पास P एंड Q है तो अभी हमने सीखा कि जब दोनों ट्रू हो स्टेटमेंट्स तो तब हमारा आंसर ट्रू होता है, बाकी तीनों केसेस में हमारा आंसर फॉल्स होता है। तो ट्रू फॉल्स भी फॉल्स, फॉल्स ट्रू भी फॉल्स और फॉल्स फॉल्स भी फॉल्स। अब इस P एंड Q को मुझे P के साथ कंडीशन करना है, तो फिर मैं P को अगर यहाँ पे एक दफ़ा फिर लिख लूँ तो P कॉलम में मेरे पास है ये ट्रू ट्रू फॉल्स और फॉल्स। तो मेरा जो आंसर कॉलम है P एंड Q कंडीशन P, तो इसमें मैं ये देखूंगा कि मेरे पास कोई TF वाला केस है, तो ना ये TF बन रहा है ना ये TF बन रहा है, इनमें से कोई भी TF नहीं बन रहा, लिहाजा मेरे सारे आंसर ट्रू हो गए। अगर मेरे पास कोई TF वाला केस बन रहा होता तो सिर्फ उसका आंसर मेरे पास फॉल्स होता, लिहाजा ये जो सारे रिजल्ट ट्रू आ रहे हैं आंसर कॉलम में, तो ये मेरे पास एक टोटोलॉजी हो गया। हमारे पास जो 6 रिजल्ट है वो ग्रुप से मुतालिक है। ग्रुप एक सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन के कॉम्बिनेशन से बनता है और उसकी 4 कंडीशंस हैं। अगर सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई हो तो जिसमें इंक्लूडेड प्रॉपर्टी है तो फिर वो ग्रुपाइड कहलाता है। अब मिसाल के तौर पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो सब्ट्रैक्शन के हिसाब से ग्रुपाइड नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर मैं 2 में से 3 को माइनस करूं तो आंसर आता है -1, जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं है। लेकिन अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो वो एडिशन के हिसाब से सब्ट्रैक्शन के हिसाब से ग्रुपाइड है, क्योंकि अगर हम उसके 2 एलिमेंट्स को आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर भी एक इंटीजर ही आता है। दूसरी जो कंडीशन है वो ग्रुप के लिए है एसोसिएटिव लॉ का होल्ड करना। तो एसोसिएटिव लॉ जो है वो एडिशन के हिसाब से और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से जो है सेट ऑफ इंटीजर्स में ओबे होता है, लिहाजा सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से या एडिशन के हिसाब से एक सेमी ग्रुप भी है। तीसरी कंडीशन जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्ट करना है, और आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में, और सेट ऑफ इंटीजर्स जहन में रखें कि वो क्या हैं, मिडल में 0, राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर और लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स। तो ये एलिमेंट्स जो हैं इनमें अब 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो सेट ऑफ इंटीजर जो है वो एक मोनाइड है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के हिसाब से। इसके बाद है इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, ये 4th कंडीशन है, और अगर ये भी सेटिस्फाई हो जाए, चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर ये ग्रुप बन जाता है। अब मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से जो है यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर में हम इसको ग्रुप नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/2, जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं है। इस तरीके से -1 का जो -2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनेगा -1/2, जो कि सेट में नहीं है। लिहाजा सेट ऑफ इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये जो 4th कंडीशन है हमारे पास कि हर एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। अलबत्ता एडिशन के हिसाब से ये हमारे पास एक ग्रुप है, क्योंकि हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स मौजूद है। 3 का एडिटिव इन्वर्स -3 जो कि यहाँ पे मौजूद है, 2 का एडिटिव इन्वर्स -2 जो कि यहाँ पे मौजूद है। लिहाजा सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो एडिशन के हिसाब से एक ग्रुप है, मगर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से नहीं है। 6th रिज़ल्ट में एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि अगर हमारे पास ग्रुप होने के साथ साथ वो एक एडिशनल प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करते हैं तो फिर हम ऐसे ग्रुप को एबिलियन ग्रुप कहते हैं। तो जिस सेट की मिसाल ले रहे थे सेट ऑफ इंटीजर्स की, वो चूँकि ओबे करता है कम्यूटेटिव लॉ को भी, लिहाजा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो एक एबिलियन ग्रुप है, क्योंकि 2 + 3 और 3 + 2 हमारे पास सेम आंसर आता है।
अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट 7 है वो मैट्रिसेस से मुतालिक है कि अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा तो हम उसको सिमेट्रिक कहेंगे, और अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। अब सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को के जहन में होना चाहिए कि अगर आपके पास एक सेट ए, आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और अगर आप रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं तो पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसको हम ट्रांसपोज लेना कहते हैं। अगर ऐसा करने से सेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर वो सिमेट्रिक है। लेकिन अब इस सेट की अगर हम बात करें तो जाहिर है सेट जो हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने से चेंज नहीं होता तो फिर हम उसको सिमेट्रिक कहते हैं। तो ये दोनों मैट्रिक्स चूँकि आपस में इक्वल नहीं आ रहे, लिहाजा ए सिमेट्रिक नहीं है, और अगर ये हमारे पास ट्रांसपोज लेने से इक्वल आए तो हम इनको सिमेट्रिक कहेंगे। इस हिसाब से हमारे पास जो दूसरा एम रिज़ल्ट है वो स्क्यू सिमेट्रिक का है कि अगर हम -1 कॉमन ले लें और उसके बाद वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। उसके बाद कुछ और अहम रिजल्ट्स हैं। ए बी होल इनवर्स जो है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और ए बी होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। और जहाँ तक प्रॉपर्टीज़ का जिक्र है तो वो भी प्रैक्टिस के ज़रिए से आप सीख सकते हैं कि अगर किसी एक डिटर्मिनेंट में आपके पास एक रो के सारे एलिमेंट्स या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं तो फिर हमारा जो एंड रिज़ल्ट है वो ज़ीरो आएगा बाय द प्रॉपर्टी। इसी के बाद हमारे पास एक और अहम प्रॉपर्टी है कि अगर दो कॉलम्स या दो रोज़ किसी एक डिटर्मिनेंट के आपस में इक्वल हों, जैसे यहाँ पे ए बी सी फर्स्ट रो में भी है, सेकंड रो में भी है, तो बाय द प्रॉपर्टी हम इसको ज़ीरो के इक्वल ले सकते हैं। इसके अलावा जब भी हम कोई सी दो रोज़ या कोई से दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे, जैसे ये ए बी सी जो पहले रो पे था और डी एफ जो कि दूसरी रो में था, इनको हमने आपस में एक्सचेंज किया तो बाहर हम -1 लगाएंगे। और यही बात कॉलम के लिए भी दुरुस्त है कि अगर हम दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे तब भी हम बाहर माइनस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर से हमारे पास एक अहम रिजल्ट है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका हमें सोल्यूशन फाइंड करना हो तो फार्मूला जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो उम्मीद है आप लोगों को पता होगा। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइड बाई 2a। तो अगर इन दो रूट्स जो पहला रूट है और दूसरा रूट है उनको हम अल्फ़ा बीटा का नाम दे दें तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला -b/a है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला c/a है। तो इस तरीके से जो हम दो रूट्स हासिल करते हैं अगर उनके ज़रिए से हमको इक्वेशन हासिल करनी हो तो फिर इन दो रूट्स का जो सम है जिसका फार्मूला -b/a है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जिनका फार्मूला c/a है, अगर हम सम ऑफ द रूट्स को सम का या s का नाम दे दें और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को प्रोडक्ट या p का नाम दे दें तो उसकी मदद से हम इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन का जो हमारे पास फार्मूला है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो जो सम की वैल्यू हमने अगर हमें दी गई है रूट्स के सम की और रूट्स के प्रोडक्ट की, तो वो वैल्यू अगर हम इस फार्मूले के अंदर पुट कर दें एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स गिवन रूट्स। इसकी अगर हम एक मिसाल ले लें, अब इस किस्म के जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 जो है वो एक इक्वेशन है और इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा है और हमको ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम सम ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a के फार्मूले से माइनस q/p हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा c/a के फार्मूले से वो भी q/p हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे b की बजाय भी q है और c की बजाय भी हमारे पास q है। अब ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं इनमें से जो दूसरी इक्वेशन है अगर मैं उसका अंडर रूट ले लूँ तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो अंडर रूट q/p हो जाएगा। और अब इस इक्वेशन को जो है वो फर्स्ट इक्वेशन जो है इसको इस सेकंड इक्वेशन से हम डिवाइड कर देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अंडर रूट अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू माइनस q/p ओवर अंडर रूट q/p। अंडर रूट अल्फ़ा बीटा को हम दोनों के नीचे अलग-अलग लिख के
अल्फ़ा ओवर अंडर रूट अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा ओवर अंडर रूट अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे इसको माइनस क्यू बाई पी और अंडर रूट क्यू बाई पी, फ़िलहाल हम इसको एज इट इज़ लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि ये जो वैल्यू है अल्फ़ा, उसको हम अंडर रूट के अंदर अगर लेकर जाएं तो अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा बाई बीटा, जो सेकंड वैल्यू है यहाँ पे बीटा को हम अंडर रूट्स के अगर अंदर लेकर जाएं तो बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा, और राइट साइड पर लिखी हुई वैल्यू माइनस क्यू बाई पी जो है, इसको भी हम अगर अंडर रूट के अंदर लेकर जाएं तो ये क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, और नीचे भी आपके पास क्यू बाई पी हो गया। तो कैंसलेशन से हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो प्रूफ हो जाएगा। तो इससे बना अल्फ़ा बाई बीटा प्लस अंडर रूट बीटा बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी। इस रिज़ल्ट को माइनस क्यू बाई पी अंडर रूट को अगर हम लेफ़्ट साइड पर लेकर आएँ तो हमारा जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक अहम रिज़ल्ट जो है वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है कि हमारे पास वन के जो क्यूब रूट्स हैं वो हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इनमें हम आमतौर पे ओमेगा को -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 और ओमेगा स्क्वायर को -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2 लेते हैं। वैसे हम इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं। मतलब ये है कि ये जो प्लस वाली वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर, और जो माइनस वाली वैल्यू है उसको हम ओमेगा ले सकते हैं। तो इनकी दो ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको कि हम क्वेश्चंस में इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो हमारे पास 0 के बराबर है, और प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी कि अगर हम 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब जो बनता है वो 1 के इक्वल है। तो इन दो प्रॉपर्टीज़ को हम आमतौर पर क्वेश्चंस में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन के क्वेश्चंस आमतौर पर पूछे जाते हैं। अब जिस तरह x-2 जो है वो अगर 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 1 को डिवाइड कर रहा है, तो x-2 जो डिवाइडिंग फैक्टर है उसको आप 0 के इक्वल ले लेंगे। x-2 0 के इक्वल लेने से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, वो आपने बाहर साइड पे लिखना है। और यहाँ पे आपने कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। ये तो मैंने जो है वो टेबल बनाया है, आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस आप 2 लाइनें लगाएंगे और उसमें आप कोएफिशिएंट्स को लिखना शुरू करें। तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 3, सबसे पहले उसको लिखें, यानी कि जो हाईएस्ट अकरिंग पावर है उससे आपने कोएफिशिएंट्स को लिखना स्टार्ट करना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट कोएफिशिएंट आपके पास आएगा वो होना चाहिए एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर चूँकि यहाँ पे मिसिंग है तो उसके कोएफिशिएंट के तौर पर आप 0 लिखेंगे। इसके बाद एक्स का कोएफिशिएंट के तौर पर आप 5 लिखेंगे, और फिर आप कांस्टेंट के तौर पर 1। अब जो पहली वैल्यू आपके पास होगी उसके नीचे आप अपनी तरफ से 0 लिखेंगे, दोनों को आप ऐड करेंगे, 3 + 0 3। ये जो आंसर आएगा इसको आप यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 6। इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 + 6 से 6 आएगा, 6 × 2 12। इन दोनों को ऐड करने से 17, 17 × 2 34, 1 और 34 से 35। अब आगे तो मज़ीद नंबर नहीं है, तो ये जो आपके पास आखिरी रिज़ल्ट आया है ये आपका रिमाइंडर होता है। और इसको छोड़ के जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो आपका क्वोशंट है। और उसको आपने पावर्स कैसे असाइन करनी है, यहाँ पे जो हाईएस्ट अकरिंग पावर है वो 3 है, तो यहाँ पर आप पावर को एक काम करके 2 से स्टार्ट करें, यानी कि 3 के साथ हमारे पास जो x की वैल्यू होगी उसके ऊपर हम पावर के तौर पर 2 लगाएंगे, तो 3x² + 6x + 17 जो है वो हमारा क्वोशंट बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला और उसके अंदर अंडर रूट के अंदर लिखी हुई वैल्यू p² - 4ac वाला जो हिस्सा है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसकी बुनियाद पर हम नेचर ऑफ द रूट्स को जज करते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो रूट्स रियल होंगे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट जिसकी वैल्यू b² - 4ac है अगर वो लेस देन 0 है तो रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे। उसके बाद हमारे पास रियल रूट्स के अंदर 3 मज़ीद क्लासिफिकेशंस हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो रूट्स रियल, रैशनल और इक्वल होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो सवालात हैं वो इस केस के आते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास 0 हो, और इसके अलावा डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स आर रैशनल,
और इसके भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मौजूद हैं एक्सरसाइज में। और डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर रूट्स रियल तो होते हैं लेकिन वो इरेशनल होते हैं। तो ये तीन सब केसेस हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल हो तो उसमें अगर एक इक्वेशन लीनियर होगी x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी और दूसरी क्वाड्रेटिक फॉर्म की होगी एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, तो आप हमेशा लीनियर से x या y की वैल्यू उठा के क्वाड्रेटिक के अंदर पुट करेंगे। तो पहला जो हमारे पास व्हेन बोथ द इक्वेशंस, पहला रूल जो है वो ये है कि लीनियर से आपने क्वाड्रेटिक के अंदर वैल्यू पुट करनी है। व्हेन बोथ द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक तो मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर इक्वल एंड सब्ट्रैक्ट और ऐड इक्वेशंस टू गेट वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से जो कट जाते हैं दूसरे की वैल्यू आप फाइंड कर लें और फिर आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रूल ये है कि अगर इफ़ वन ऑफ quadratic equation can be factorized by midterm break, solve the other equation with these two factors separately as in step 1। तो हमारे पास किसी एक इक्वेशन का मिड टर्म ब्रेक अगर है और राइट साइड पर उसके ज़ीरो है तो उससे जो दो फैक्टर्स हम हासिल करेंगे उसको हम दूसरी इक्वेशन के साथ सॉल्व कर देंगे। एंड इफ़ कॉन्स्टेंट्स कैन बी मेड इक्वल, यानी कि अगर हमारे पास पीछे के सारे रूल्स फेल हो गए तो इफ़ कॉन्स्टेंट्स कैन बी मेड इक्वल ऑन बोथ द इक्वेशंस एंड बाय कैंसलिंग बाय कैंसलिंग दैम बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, तो हमारे पास अगर दो इक्वेशंस हैं और उनके कांस्टेंट्स को आपस में इक्वल किया जा सकता है दोनों इक्वेशंस को किसी ख़ास नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से, तो कांस्टेंट की सब्ट्रैक्शन से हमारे पास जो इक्वेशन हासिल होगी उसके राइट साइड पर ज़ीरो होगा और उसका मिड टर्म ब्रेक अगर किया जा सकता है तो जो दो फैक्टर्स हासिल होंगे उनको हम उसी तरीके से जिस तरह हमने थर्ड स्टेप में सॉल्व किया है इस फोर्थ स्टेप में भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टेप्स हैं कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमको गिवन है उसमें हमारे पास कौन सा केस बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला केस आमतौर पर जो है उसी का सवाल आता है कि लीनियर इक्वेशन से वैल्यू उठा के क्वाड्रेटिक के अंदर पुट कर देनी है, वरना हमारे पास मज़ीद जो वो केसेस हैं उनको हम एक एक करके देखते जाते हैं और जो केस फिट होता है उसके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रेट ऑफ वर्क के क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो भी कभी कभी पूछे जाते हैं। जैसे इफ़ ए कम्प्लीट्स अ वर्क इन x days and b completes a work in y days combinedly they complete the work in z days। तो फिर इस तरह से नहीं है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, हम सबका रेट ऑफ वर्क निकालेंगे। ए का रेट ऑफ वर्क 1/x, बी का रेट ऑफ वर्क 1/y और दोनों का जो कंबाइंड रेट ऑफ वर्क है वो 1/z। यानी कि अगर ए जो है वो 5 दिन में काम ख़त्म करता है और बी जो है वो 6 दिन में काम ख़त्म करता है, तो दोनों मिल के जो काम ख़त्म करेंगे और वो दिन अगर आपको मालूम करने हैं तो आप उनको अगर z सपोज कर लेते हैं तो 1/z इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/4। इस तरीके से आपका आंसर जो है वो आपको मिलेगा। पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन में अहम बात यह है कि आप अननोन्स किस तरीके से साइन करते हैं। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स जो हैं वो लीनियर हैं तो आप दोनों को एक एक अननोन असाइन करेंगे, यानी कि x की पावर पहले फैक्टर में भी 1 है और दूसरे फैक्टर में भी 1 है, तो फिर पहले फैक्टर को आपने एक अननोन कैपिटल A असाइन कर दिया, दूसरे को आपने कैपिटल B असाइन कर दिया। लेकिन अगर आपके पास नीचे लिखे हुए फैक्टर में किसी एक का पावर 2 है और ये पावर 2 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, तो आपने उस फैक्टर को दो अननोन्स असाइन करने हैं। तो x माइनस ए को आपने असाइन कर दिया, x माइनस बी को आपने एक पावर 1 के साथ भी असाइन किया और फिर आपने x माइनस बी पावर 2 के साथ जो पावर बन रही है उसको आपने एक और अननोन c जो है वो असाइन करना है। और अगर आपके पास दो वैल्यूज़ जो दो फैक्टर्स हैं उनमें एक में x का पावर 2 है और ये ब्रैकेट के इनसाइड है, तो फिर भी आप उसको दो अननोन से असाइन करेंगे लेकिन एक ही फ्रैक्शन में असाइन करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी को आपने जो अननोन से असाइन किए हैं वो बी और सी, और वो एक ही फ्रैक्शन में एक के साथ एक्स लगाया और दूसरे के साथ एक्स नहीं लगाया। तो इन दो केसेस में हमने फ़र्क करना है
कि अगर ब्रैकेट के बाहर पावर 2 होगा तो फिर हमने उनको दो अननोन से साइन करने हैं और दो फ्रैक्शंस में, एक पावर 1 के साथ एक पावर 2 के साथ। और अगर पावर 2 ब्रैकेट के अंदर होगा तो हम उनको जो दो अननोन से साइन करेंगे वो एक ही फ्रैक्शन में असाइन करेंगे, एक के साथ x लगाएंगे और दूसरे के साथ x नहीं लगाएंगे। अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमारे पास जो m फार्मूले हैं उनको आपने याद कर लेना है। n टर्म का फार्मूला है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म, n रोल नंबर, d जो है वो कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस जो है वो सबसे अहम बात है जो कि अरिथमेटिक के सवालात में आपने याद रखनी है। सम का फार्मूला, अगर हमारे पास कुछ टर्म्स गिवन है और हमें उनका सम निकालना है तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इस फार्मूले के ज़रिए से आप किसी भी मखसूस रोल नंबर तक की जो सारी टर्म्स हैं उनका सम मालूम कर सकते हैं। अरिथमेटिक मीन, अगर आपको एक ही अरिथमेटिक मीन मालूम करना है तो उसका फार्मूला ए प्लस बी डिवाइड बाई टू है। इस तरीके से ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के जो हमारे पास फार्मूले हैं उनमें अहम बात यह है कि आप सबसे पहले कॉमन रेशो चेक करेंगे तो पता आपको चलना चाहिए कि जिस सीक्वेंस की आप बात कर रहे हैं वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस होता है जिसके ज़रिए से उसका पता चलता है, और जो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसमें कॉमन रेशो यानी कि डिवाइड करके पता चलता है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन से पता चलता है और यहाँ पे डिवाइड करके पता चलता है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की एन टर्म का फार्मूला है ए आर एन माइनस वन। ए जो है वो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, और इस कॉमन रेशो, और एन जो है वो जो टर्म हम मालूम कर रहे हैं उसका रोल नंबर हो गया। फिर सम के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं। इनफैक्ट ये दोनों एक ही फार्मूले हैं, लेकिन हम एक को उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, और जब आर की वैल्यू 1 से लेस हो तो फिर ये दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो ए इंटू आर पावर एन माइनस वन और आर माइनस वन, या ए इंटू वन माइनस आर पावर एन और वन माइनस आर। उसके बाद हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है। अगर हमको सिंगल ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है, इनफैक्ट वो भी हमारे पास दो ज्योमेट्रिक मीन होते हैं, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ, तो उसका फार्मूला ए बी अंडर रूट है। और अगर हमारी जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है वो इनफाइनाइट है, जिसके लिए जिसके फार्मूले को अप्लाई करने के लिए कंडीशन ये है कि कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से लेस हो, तो एस इन्फिनिटी का फार्मूला है ए ओवर 1 माइनस आर। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक की जो हमारे पास टर्म्स होती हैं हार्मोनिक सीक्वेंस की, तो उनमें और जो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है उसमें ये रिलेशनशिप होता है कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हार्मोनिक का क्वेश्चन जब भी आएगा आप पहले तो उसको, उसकी जो टर्म्स आपको गिवन होंगी उनको कॉरस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक सीक्वेंस में कन्वर्ट करेंगे। उसके मुताबिक आपको एन टर्म मालूम करनी है या सम मालूम करना है, वो मालूम करके उसका रेसिप्रोकल लेंगे और आपको कॉरस्पॉन्डिंग हार्मोनिक जो सीक्वेंस की वैल्यू है वो मिलेगी। तो हार्मोनिक के लिए सिर्फ हार्मोनिक मीन का एक फार्मूला है 2ab और a प्लस बी। उसके अलावा उसकी जो एन टर्म है या सम के लिए कोई अलग से फार्मूला नहीं है, बल्कि आप अरिथमेटिक सीक्वेंस के ही फार्मूले इस्तेमाल करके उनको उल्टा करके यानी कि उनका रेसिप्रोकल लेके लिख देंगे। इसके अलावा सम ऑफ द सीरीज़ के हमारे पास फार्मूले हैं। अगर हमारे पास समेशन एन का क्वेश्चन में जो है उसकी वैल्यू पूछी जाए तो उसका फार्मूला है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। समेशन ऑफ एन स्क्वायर का फार्मूला है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। और समेशन ऑफ एन क्यूब का फार्मूला है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू होल स्क्वायर। तो इन फार्मूलों को जो है वो आप लोगों ने याद कर लेना है और इनके सवालात की प्रैक्टिस करनी है जो चैप्टर के गालिबन लास्ट में है, ताकि आप इनके क्वेश्चंस आसानी से कर सकें। नेक्स्ट रिज़ल्ट जो है वो फैक्टोरियल के मुतालिक है। जो प्रोबेबिलिटी का हमारे पास जो चैप्टर है इसमें फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल की वैल्यू होती है जो 1 2 3 अप टू एन, यानी कि 1 से लेके उस नंबर एन तक सारों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हम उसको लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल। और एन फैक्टोरियल को हम एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास
8 फैक्टोरियल है तो हम 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो बहुत से क्वेश्चंस में हमको फैक्टोरियल को तोड़ के लिखना पड़ता है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 फैक्टोरियल या 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। इसके बाद हमारे पास जो परमुटेशन का फार्मूला है वो हमें याद होना चाहिए, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो दिस इज नंबर ऑफ वेज टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट्स इन आर प्लेसेस। और अगर हमारे पास उसमें एन वन ऑब्जेक्ट से लाइक हो, एन टू ऑब्जेक्ट से लाइक हो, जिस तरह हमारे आमतौर पर वर्ड्स का इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है कि उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ए 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल आप नीचे लिखेंगे। अगर बी उसमें 5 टाइम रिपीट हो रहा है तो 5 फैक्टोरियल आप नीचे लिखेंगे। ऊपर जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स उसका फैक्टोरियल, और नीचे जो अल्फ़ाबेट जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे। और सर्कुलर परमुटेशन में मिसाल के तौर पर आपके पास की रिंग है या नेकलेस है, उसके लिए फार्मूला ये है कि आप पहले उसकी तादाद में से 1 को माइनस करेंगे, फिर उसका फैक्टोरियल लेंगे और फिर 2 पर डिवाइड कर देंगे। मिसाल के तौर पर सर्कुलर परमुटेशन की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जिस तरह से हमारे पास अगर 3 कीज़ हैं, उनको हमने की रिंग में एडजस्ट करना है, तो नंबर ऑफ वेज 3 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अब 1/2 इसलिए क्योंकि की रिंग को हम फ्लिप कर सकते हैं, उसको हम उल्टा कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर नेकलेस में हमने जो है वो बीड्स जो है उनको एडजस्ट करना है, तो तब भी हम जो बीड्स की तादाद है उसमें से 1 को माइनस कर लेंगे और 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्टोरियल लेने के बाद। लेकिन अगर कोई सर्कल ऐसा है जिसको हम फ्लिप नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पर एक सर्कुलर टेबल है जिसमें हमने 10 बंदों को बिठाना है, तो 10 माइनस 1 फैक्टोरियल, और इस सूरत में हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आप राउंड टेबल को फ्लिप नहीं कर सकते। उसके साइडों के ऊपर जो आपने 10 बंदों को बिठाना है तो उनके लिए नंबर ऑफ वेज 10 माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो अगला रिजल्ट है नंबर 22, कॉम्बिनेशन एन सी आर का फार्मूला एन फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन। अगर आपको आर की टीम बनानी है आउट ऑफ एन तो उसके इतने नंबर ऑफ वेज होंगे। इस तरह से 23 में एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, मतलब ये है कि आर एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने का के नंबर ऑफ़ वेज जो हैं वो उतने ही हैं जितने एन माइनस आर को रिजेक्ट करने के हैं। तो अगर आप मिसाल के तौर पर 5 लोग हैं और उनमें से 4 की टीम बनानी है तो उसके नंबर ऑफ़ वेज, और 5 में से 1 को रिजेक्ट करना है यानी कि 5 माइनस 4 1 को रिजेक्ट करना है, तो उसके नंबर ऑफ़ वेज ये दोनों आपस में बराबर होंगे। उसके बाद हमारे पास अगला जो रिज़ल्ट है 24, एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर प्लस 1। इस रिज़ल्ट को भी हम इसका प्रूफ भी कर सकते हैं इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए, और कुछ जगहों पर ये इस्तेमाल भी हुआ है। मैथमेटिकल इंडक्शन के भी कुछ जो कि आगे के चैप्टर्स हैं उनमें भी इस्तेमाल हुआ है, तो इस फार्मूले को जो है वो जहन में रखें। नंबर 25 में है, ये प्रोबेबिलिटी के मुतालिक है। इफ़ देयर आर A objects in sample space and B objects in our favorable set E, then probability of event E is number of elements in E and number of elements in sample space, तो B by A। अब इसकी हम एक अगर एग्जांपल ले लें तो एग्जांपल ये हो सकती है कि मिसाल के तौर पर जब आप एक डाइस को रोल करते हैं तो सैम्पल स्पेस आपके पास बनती है 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि ये वो पॉसिबल आउटकम्स हैं जो कि एक डाइस को रोल करने की सूरत में आपके पास आते हैं। अब अगर आपको कहा जाता है कि जी इवन नंबर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो फेवरेबल आउटकम है अगर हम उसको ई कह दें तो वो 2 हो सकता है, वो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो अब अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो इसमें हमारे पास जो हमारा फेवरेबल आउटकम है उसमें एलिमेंट्स की तादाद है 3, और जो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस हैं, जो सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, उनकी तादाद है 6। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है वो 1/2 है। तो देयर आर 1 आउट ऑफ 2 चांसेस के हम जब डाइस को रोल करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो एक इवन नंबर होगा।
वही जो पिछला हमारे पास सवाल था उसकी एक्सटेंशन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हैपनिंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉट हैपनिंग के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। उसी जो एग्जांपल अभी हमने थोड़ी देर पहले ली उसी को अगर हम दोबारा ले लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर व्हेन अ डाइस इज रोल्ड इज़ 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवन नंबर इज़ उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉन्जुगेट कह दें या ई नॉट कह दें, वो होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि हमारे पास कोई इवन नंबर ना इसी क्या प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस 1/2। तो 1 माइनस 1/2 हमारे पास अगेन 1/2 आता है। इसका मतलब ये है कि एक ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी भी वही है जो कि एक इवन नंबर के आने की है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो सैम्पल स्पेस में ऑड नंबर्स हैं और इवन नंबर्स हैं उनकी तादाद आपस में बराबर है। इसके बाद हमारे पास कंबाइनिंग द प्रोबेबिलिटीज़ का फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी। अब यहाँ पे और जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो उस सूरत में हम दोनों दो सेट्स का अगर हम उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन हमको जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें आर का जिक्र है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये तो उस सूरत में जब वो म्यूचुअली डिसजॉइंट हो, अब उनके दरमियान जो है वो कुछ कॉमन ना हो। लेकिन अगर उनके बीच में कुछ कॉमन है, यानी कि इंटरसेक्शन बी की कोई वैल्यू है, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी या ए यूनियन बी जो है वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी का इस्तेमाल उस सूरत में होगा जब हम जिन दो सेट्स की बात कर रहे हैं सेट ए और सेट बी, उनमें अगर हमारे पास कुछ कॉमन हो तो। और अगर क्वेश्चन में एंड का जिक्र हो तो फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जो है वो डिफरेंट हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इस तरह के सवाल में मिसाल के तौर पर आपको कहा गया है कि एक डाइस एक कॉइन को हमने टॉस किया है, तो हमारे पास पहली दफ़ा पे हेड आने का क्या चांस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 वो हो जाएगा 1/2, क्योंकि हमारे पास टोटल आउटकम्स जो हैं वो 2 हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड आने का चांस जो है वो 1/2 हो गया। और एक दफ़ा फिर दूसरे इवेंट के तौर पर दोबारा हम चाहते हैं कि हेड आ जाए, तो उसके भी चांसेस 1/2 हैं, और हम कहते हैं कि पहली दफ़ा पे भी हेड आए और एंड दूसरी दफ़ा पे भी हेड आए, तो इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो उस सूरत में 1/2 इंटू 1/2 विच इज़ 1/4। तो ये प्रोबेबिलिटी कम हो रही है मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ 1 से स्मॉलर हैं, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो और भी कम हो रहा है। तो इस तरीके से जब हमें एंड का ऑप्शन दिया जाए तो फिर हम दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन का जो चैप्टर है उसमें हमारे पास स्टेप्स ऑफ के मेथड फॉर द सीरीज सम इन द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। स्टेप 1 है चेक द रिजल्ट फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ फॉर द लीस्ट वैल्यू यूजुअली n इज इक्वल टू 1। तो जो फार्मूला हमको दिया जाएगा उसको जो उसकी लीस्ट वैल्यू है जो कि आमतौर पर 1 होता है उसके लिए हम चेक करेंगे। गेट द वैल्यूज़ फॉर a इज इक्वल a k+1 एंड s k+1। रोल नंबर k+1 पे जो वैल्यू होगी उसको हम जो एन टर्म का फार्मूला गिवन होगा उसकी मदद से मालूम करेंगे, और राइट साइड पर जो हमें एस एन का फार्मूला दिया गया होगा उसकी मदद से sk+1 मालूम करेंगे। टेक द गिवन रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू k एंड रिप्लेस ऑल n बाय k। तो जो क्वेश्चन हमको दिया जाएगा हम उसमें n को k के साथ रिप्लेस करके उस रिज़ल्ट को सच मान लेंगे। ये हमारे स्टेप 2 हो जाएगा। और जो हमारे पास थर्ड स्टेप है वो ये होगा कि हमने जो ak+1 की वैल्यू फाइंड की थी उसको हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे और राइट साइड को सिंप्लीफाई करके हम sk+1 की वैल्यू मालूम करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। अब इसी को अगर मैं एक एग्जांपल के ज़रिए से आपको समझा दूं, जैसे कि 1 + 2 + 3 अप टू n जो है इसके सम का फार्मूला है n × n+1 डिवाइड बाई 2, और आपको कहा जाता है कि जी इस रिज़ल्ट को मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए से चेक करें। तो स्टेप 1 जो है वो क्या हुआ, n इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड को आप चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास n इज इक्वल टू 1 के लिए ये फर्स्ट वैल्यू डायरेक्ट इसको लिख लें, या यहाँ पे जो an का फार्मूला गिवन है इसमें डायरेक्ट n की वैल्यू 1 पुट कर दें, दोनों सूरतों में एक ही आंसर आता है। राइट हैंड साइड में जो आपके पास ये Sn का फार्मूला है
इसमें अगर आप n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो 1 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 2 2 2 को काट देगा, तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड आपके पास इक्वल आ गए। ये आपका स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, a के प्लस 1 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। मतलब ये है कि जो nth टर्म का फार्मूला है उसमें आपने n की बजाय k प्लस 1 लगा देना है, तो आपके पास k प्लस 1 आ जाएगा। ये वैल्यू आपने इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करनी होगी। और जो Sn का फार्मूला है आपके पास उसमें आपने n की बजाय k प्लस 1 लगाना है, तो ये n की बजाय k प्लस 1 लगाएंगे तो k प्लस 1, और इस n प्लस 1 की बजाय k प्लस 1 लगाएंगे तो k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो है आपने आंसर के तौर पर लाने, यानी कि k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 डिवाइड बाई 2। अब आपने इस रिजल्ट को n इज इक्वल टू k के लिए सच मान लेना, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और स्टेप 3 जो है वो क्या है, स्टेप 3 में आपने दोनों साइड पर k रोल नंबर k प्लस 1 की टर्म जो k प्लस 1 है वो दोनों तरफ ऐड कर देना, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू, राइट साइड पर है k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और k प्लस 1। ये आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है। अब इसको राइट साइड को आपने सॉल्व करना है, और राइट साइड को सॉल्व करके आपने ये वाला आंसर k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हासिल करना है। उसके खातिर अब इसको सिर्फ आपने राइट साइड को इसकी वर्किंग करनी है, और आंसर ये वाला लाने के लिए जो भी मेथड आपके पास सिंप्लीफिकेशन है या कॉमन लेना है, जैसे अब यहाँ पे k प्लस 1 कॉमन लिया जा सकता है। तो एलसीएम लेने की सूरत में जो है वो हमारे पास एस के प्लस 1 वाला आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपने किए होंगे, मैं सिर्फ आपको स्टेप्स जो हैं वो दोबारा रिवाइज करवाने के लिए जो है वो जल्दी से मैंने एक क्वेश्चन किया, ताकि आपको आपके जहन में आ जाए कि सीरीज़ के लिए जो हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड है वो किस तरीके से करना है। तो जिस तरीके से हमने पीछे सीरीज़ के सवालात किए उसी हिसाब से हमारे पास अगर क्वोशंट का क्वेश्चन हो कि हमें किसी वैल्यू को दूसरे के ऊपर डिविजिबल प्रूव करना है, तो चेक द रिजल्ट फॉर लीस्ट वैल्यू बाय कंसीडरिंग द क्वोशंट एंड प्रूविंग द आंसर इज़ एन इंटीजर यूजुअली फॉर n इज इक्वल टू 1। तो हम उसका फ्रैक्शन बना के और जो लीस्ट वैल्यू है n इज इक्वल टू 1 जो आमतौर पर होती है उसके लिए उसको प्रूव करेंगे। सेकेंड स्टेप वही है जो सम ऑफ सीरीज़ का के सवाल में था कि n इज इक्वल टू k के लिए उसको सच मान लेंगे। थर्ड जो है कंसिडर द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ब्रेक द न्यूमरेटर टू मेक टू पार्ट्स, वन इन स्टेप 2 एंड अदर ऑब्वियस इंटीजर। तो ये जो तीसरे स्टेप है ये अगर हम एक मिसाल कर लें तो उससे ज़रा क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास है कि जी प्रूव हमको करना है n स्क्वायर प्लस n जो है उसको हमने डिविजिबल प्रूव करना है जी 2 पे। तो स्टेप 1 में हम करेंगे कि फॉर n इज इक्वल टू 1 अगर मैं क्वोशंट बना के n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई 2 इसको चेक करता हूँ तो मेरे पास ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 1 प्लस 1 हमारे पास 2 हो गया, 2 डिवाइड बाई 2 1 जो कि एक इंटीजर है। तो प्रूफ हो गया कि रिज़ल्ट जो है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए एक इंटीजर है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू k के लिए इसको सच मान लेंगे, तो फॉर n इज इक्वल टू k यानी कि k स्क्वायर प्लस k डिवाइड बाई 2 इज़ एन इंटीजर, और इसको हम सपोज कर लेते हैं ना, इसको हमने सच मान लिया। अब रिज़ल्ट जो हमारा स्टेप 3 है, स्टेप 3 में हम ये करेंगे कि हम कंसिडर करेंगे अपने इस रिज़ल्ट को n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो मैं अगर n की बजाय k प्लस 1 पुट करता हूँ तो ये बनेगा k प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे n की बजाय k प्लस 1 पुट करता हूँ तो k प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब इस केस में वैसे तो k प्लस 1 कॉमन भी लिया जा सकता है, फिर हमारे पास जो दो फैक्टर्स आएंगे उनमें से एक इवन होगा एक ऑड होगा, इवन को हम 2 पर डिवाइड कर देंगे, लेकिन ज़्यादा केसेस में इस तरह का सेटअप नहीं बनता, तो हम इसको ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास ये बनेगा जो k प्लस 1 होल स्क्वायर है उसको अगर मैं
ओपन करूँ तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab 2 इंटू के इंटू 1 प्लस के प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो जो मेरे पास के स्क्र और के, ये हमारे पास स्टेप 2 में वैल्यूज़ हैं, इनको मैं इकट्ठा कर देता हूँ के स्क्र प्लस के। और उसके अलावा जो मेरे पास 3 वैल्यूज़ बचती हैं उसमें से एक है 2k इंटू 1 दैट इज़ इक्वल टू 2k, और ये 1 का स्क्र और ये 1 ये दोनों मिलकर 2 हो जाएंगे डिवाइड बाय 2। तो मैं के स्क्र प्लस के डिवाइड बाय 2 और इन दोनों वैल्यूज़ में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो k प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा। ये जो के स्क्र प्लस के डिवाइड बाई 2 है ये मेरे पास स्टेप 2 में एक इंटीजर है, और जो दूसरा वैल्यू k प्लस 1 है ये ऑब्वियस इंटीजर है, एंड सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो तीसरे स्टेप से मेरा मतलब ये था कि हम उसको इस तरीके से ब्रेक करें कि एक तो हमारा स्टेप 2 वाला जो है इंटीजर बन जाए, और इसके अलावा जो बाकी वैल्यू बच जाए, जो जैसे कि यहाँ पे k प्लस 1 बचा है वो एक ऑब्वियस इंटीजर है। तो सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। इस तरीके से हम ये डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन जो हैं वो मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए से कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने पिछले दो पार्ट्स में उसको सम ऑफ सीरीज़ को कवर किया, डिविजिबिलिटी टेस्ट को कवर किया, इस तरीके से अगर हमारे पास इनइक्वालिटी हो तो उसके भी वही 3 स्टेप्स हैं। पहले हम लीस्ट वैल्यू के लिए जो है वो जो इनइक्वालिटी है उसको प्रूफ करते हैं, जो कि अक्सर केसेस में लीस्ट वैल्यू 1 होती है, 1 के अलावा कुछ और भी हो सकती है, जो कि वो हमको क्वेश्चन के अंदर देगा। रिज़ल्ट को के लिए हम सच मान लेंगे स्टेप 2 में, और रिज़ल्ट जो हमारे पास स्टेप 3 है वो मुख्तलिफ है पिछले दो केसेस से, कि n इज़ इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हम रिज़ल्ट को कंसिडर करके दोनों साइड पर हम कुछ ऐड करेंगे, और ऐड करके हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का सहारा लेके राइट साइड को इस तरीके से तोड़ेंगे कि हम जो हमने रिज़ल्ट अपने लिए टारगेट बनाया हुआ उसको हम अचीव कर सकें। इसकी हम मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमें प्रूफ करना है कि n फैक्टोरियल जो है वो 2 पावर n माइनस 1 2 पावर n माइनस 1 से ग्रेटर है। n की जो लीस्ट वैल्यू उसने हमें दी हुई है वो 4 है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लेता हूँ तो 2 पावर 4 माइनस 1 ये वैल्यू आती है 16, और 2 पावर 4 जो है वो हमारे पास 16 माइनस 1 15 आता है, जो कि हमारे पास एक ट्रू रिज़ल्ट है। इसी तरीके से हम, ये तो हमारे स्टेप 1 हो गया। तो स्टेप 2 में लेट द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के, तो फॉर n इज इक्वल टू के हमारे पास जो बनेगा ये बनेगा k फैक्टोरियल इज़ ग्रेटर दैन 2 पावर k माइनस 1। स्टेप 3 में इसको हम ट्रू सपोज करते हैं, और स्टेप 3 में कंसीडर करते हैं रिज़ल्ट को फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। तो k प्लस 1 फैक्टोरियल इज़ ग्रेटर दैन 2 पावर k प्लस 1 माइनस 1। ये रिज़ल्ट हमने अब बनाना है। इसकी खातिर जो रिज़ल्ट हमने सच माना हुआ है, तो फ्राम 2 हमने सच माना हुआ है कि k फैक्टोरियल जो है वो 2 पावर k माइनस 1 से बड़ा है। तो मैं अगर k फैक्टोरियल को k प्लस 1 फैक्टोरियल बनाना चाहता हूँ तो दोनों साइड पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ k प्लस 1 के साथ तो किया जा सकता है। अब जब हमने दोनों साइड को k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो लेफ़्ट साइड जो है वो तो हमारे पास k फैक्टोरियल इंटू k प्लस 1 से k प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाएगी, और जो राइट साइड है उसमें अगर मैं 2 पावर k को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 पावर k इंटू k प्लस 2 पावर k, और यहाँ पे माइनस 1 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस k और माइनस 1। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो इससे बनता है, तो अब राइट साइड को मैं अगर बनाने की खातिर इस k को मैं लिख लेता हूँ k प्लस 2 और माइनस 2, क्योंकि मुझे 2 की पावर में k प्लस 1 चाहिए। जो यहाँ पे माइनस 1 है वो मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। बाकी मेरे पास दो वैल्यूज़ बच गई, एक 2 पावर k और एक माइनस k। अब इससे मेरे पास बना 2 पावर k इंटू k प्लस 2 पावर k प्लस 1 और माइनस 2 इंटू 2 पावर k, माइनस 1 प्लस 2 पावर k माइनस k। अब मेरे जो काम की चीज़ें हैं वो एक ये है
और एक ये है, तो 2 पावर k प्लस 1 और -1 को मैंने अलग कर लिया। यहाँ पे मेरे पास 2 पावर k रह गया इंटू k, और यहाँ पे मेरे पास -2 इंटू 2 पावर k और यहाँ पे सिंपली k। तो इसको मैं अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास इन दोनों में से 2 पावर k कॉमन आता है, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास k -2 रह गया प्लस k। ये जो मेरे पास वैल्यू है इसमें ये k -2 इंटीजर जो है ये ऑब्वियसली पॉजिटिव है, क्योंकि k के हमारे पास जो लीस्ट वैल्यू है वो 6 है, सॉरी 5 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये वाली वैल्यू 2 पावर k प्लस 1 -1 प्लस 2 पावर k इंटू k -2 प्लस k इज़ ग्रेटर दैन 2 पावर k प्लस 1 -1। तो इसमें से जो जस्ट वैल्यू को मैंने ड्रॉप किया है उसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली ये एक पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि k की जो लीस्ट वैल्यू है वो 4 है। तो हमने ये वाला टुकड़ा जो है वो इसमें से बीच में से उठा दिया, तो बाकी 2 पावर k प्लस 1 बच गया और लेफ़्ट साइड पे k प्लस 1 फैक्टोरियल। तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 2 पावर k प्लस 1 -1, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। हमारे पास रिजल्ट नंबर 30 है, इसको हम बायनॉमियल थ्योरम कहते हैं। a प्लस बी होल पावर n इज इक्वल टू NC0 NC1 NC2 अप टू NCn। ये बायनॉमियल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। a इंटू बी जो है वो सारी टर्म्स के साथ लगेगा। a की पावर जो है वो n -0 ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर, और b की पावर नीचे का नंबर 0। यहाँ पे a का पावर n-1, b का पावर 1, आखिरी टर्म में n-n, a का पावर 0 और b का पावर नीचे का नंबर n। और जनरल टर्म का हमारे पास अगर कोई हमने मखसूस टर्म मालूम करनी हो तो TR प्लस 1 R प्लस 1 जो है वो हमारी रिक्वायर्ड टर्म का फार्मूला रोल नंबर होता है। NCR जो है वो बायनॉमियल कोफिशिएंट हो गया। a का पावर n-r और b का पावर r। अब मिसाल के तौर पर हमें कोई सवाल दिया जाता है, जैसे कि हमको इसमें जो है आमतौर पर जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होती है उसके सवाल आमतौर पर पूछे जाते हैं। x माइनस 2 पावर x और होल पावर 10। अब मुझे कहा जाता है कि जी इसमें वो टर्म मालूम करें जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो सबसे पहले मैं TR प्लस 1 का फार्मूला लगाऊंगा। NCR a पावर n-r b पावर r। n की वैल्यू यहाँ पे जो ब्रैकेट के ऊपर नंबर गिवन है 10। r की वैल्यू हमें नहीं पता, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से रोल नंबर पर ये जो है x का पावर 0 बनता है। तो मैं फ़िलहाल r को एज इट इज़ लिखूँगा। a की वैल्यू मेरे पास x है, x का पावर 10-r ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर। b की वैल्यू है हमारे पास -2/x और इसकी पावर नीचे का नंबर। अब इन सवालों में r की वैल्यू को हासिल करने की खातिर मेरे पास जो x हैं उनकी पावर को मैं इकट्ठा कर दूंगा। 10-r, नीचे जो x की पावर r बनेगी वो जब ऊपर जाएगी तो -r हो गया और -2 के ऊपर r आ जाएगा। तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही x रह गया जिसकी पावर बन रही है 10-r-r 10-2r। तो 10-2r को मैं पुट कर दूंगा 0 के इक्वल, और 0 के इक्वल पुट करने से मेरे पास यहाँ पे r की वैल्यू बनेगी सिंप्लीफाई करके 5। इसका मतलब ये है कि 5 + 1 रोल नंबर 6 की जो टर्म है ये वो मेरी रिक्वायर्ड टर्म होगी जिसमें कि x की वैल्यू नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे r की वैल्यू 5 पुट कर दूंगा, ये बनेगा 10c5, ये बन जाएगा x पावर 10-5 x पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ पे -2 पावर 5 यानी कि t5 + 1 इज़ इक्वल टू 10cr। 5 r की वैल्यू हम जो है वो 5 पुट कर देंगे, x पावर 0 बन जाएगा और -2 पावर 5 x पावर 0 की वजह 1, और ये बाकी वैल्यू जो है हम कैलकुलेटर के ज़रिए से कैलकुलेट करके लिख लेंगे। तो आमतौर पे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x वाले जो सवालात हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इस तरह से बाकी सवालात की भी प्रैक्टिस करें। बायनॉमियल कोएफिशिएंट का हमारे पास जो दूसरा फॉर्मेट है 1 + x होल पावर n इज इक्वल टू 1 + nx + n × n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे मैं फैक्टोरियल लिखना भूल गया, 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्र n × n-1 n-2/3, 3 के साथ भी फैक्टोरियल है इंटू एक्स स्क्र एंड सो ऑन। तो ये फार्मूला हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब n की वैल्यू
कोई नेगेटिव नंबर हो या कोई फ्रैक्शन हो। जब इंटीजर हो तो फिर तो ये जो फर्स्ट फॉर्मेट है उसी को हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन की सूरत में हम आमतौर पर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो सवालात हैं उनकी भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स पे आते हैं। ये है 21 डिग्रीज 15 मिनट्स 22 सेकंड्स। तो आमतौर पर डैश लगाया जाता है पावर में यहाँ पे, तो वो उसका सिंबल मुझे नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने ये वाला सिंबल लगा दिया। तो इसको जब हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि एक डिग्री में 60 मिनट्स हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स हैं। और इन मिनट्स सेकंड्स को हमने वो जो टाइम वाले मिनट सेकंड उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। बहरहाल कैलकुलेशन का जो तरीका है वो तकरीबन वही है। तो इसको मैं जब कन्वर्ट करूँगा डिग्रीज़ में तो 15 को 60 पर डिवाइड किया, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट्स हैं, और 22 को 3600 पर डिवाइड किया क्योंकि एक जो हमारे पास डिग्री है उसमें 3600 जो है वो सेकंड्स हैं। और इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके डिग्री मिनट्स को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म ऑफ द डिग्री। और कैलकुलेटर के ऊपर जो है वो इसका स्पेशल बटन भी है, उसके ज़रिए से भी डिग्री मिनट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैलकुलेटर पर भी हम ये डिग्री मिनट्स का इस्तेमाल सीख लेते हैं क्योंकि अक्सर इस पे जो है वो एग्ज़ाम में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। 21 डिग्रीज 21 लिखें। ये जो डिग्री मिनट्स का बटन है जिस पे वो 2 दफ़ा कॉमा लगा हुआ है उसको प्रेस करें। फिर 15, दोबारा ये डिग्री मिनट्स का जो बटन है उसको प्रेस करें। फिर 22 सेकंड्स, दोबारा ये जो डिग्री मिनट्स का बटन है उसको दबाएं। अब आप जो है वो इक्वल टू का बटन दबाएं तो 21 डिग्रीज 15 मिनट्स 22 सेकंड आपके पास आ गया। इसको अगर हमने डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना है तो इसी बटन को दोबारा दबाएं, तो ये डिग्रीज़ में कन्वर्ट हो गया। और अगर डिग्रीज हमने दोबारा इसको डिग्री मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो इसी बटन को दोबारा दबाएं। तो ये जो बटन है इसका इस्तेमाल सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर जो है वो हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। उसके बाद जो हमारे पास अहम रिज़ल्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, L = r थीटा। L आर्क लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला। R रेडियस है, सेंटर से किसी सर्कल के पॉइंट तक का फासला। और थीटा जो है वो सेंट्रल एंगल है। तो जो दो रेडियाई हैं उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। इसी तरीके से ये जो सेक्टर है सर्कल का कुछ हिस्सा, उसके एरिया के लिए 1/2 r² थीटा का फार्मूला है। लेकिन इन दोनों फार्मूलों में जो अहम चीज़ है वो ये है कि थीटा जब भी हम इस्तेमाल करेंगे उसको रेडियंस में होना ज़रूरी है अगर वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आपको डाटा में गिवन है। या अगर आप उसको वो डिग्रीज़ में नहीं, डिग्रीज़ में गिवन है रेडियंस में नहीं गिवन, तो सबसे पहले आप उसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। और उसका तरीका यह है कि आप मिसाल के तौर पर 30 डिग्रीज़ अगर गिवन है तो 30 को आपने π/180 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर जो है वो उसको इन दोनों में से किसी फार्मूले में इस्तेमाल करना है जैसे कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये याद रखना है कि थीटा शुड ऑलवेज बी इन रेडियंस। और अगर आंसर के तौर पर भी आप थीटा निकाल रहे हैं तो आंसर के साथ भी आपने यूनिट के तौर पर रेडियंस लिखना है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के बड़े अहम फार्मूले, साइन थीटा को सीकेंड का रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा सीकेंड का रेसिप्रोकल है, टेंजेंट कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल है। और इसी तरीके से हम कोसिकेंड को भी 1/sin, सीकेंड को 1/cos, कोटेंजेंट को 1/tan लिख सकते हैं। तो साइन के फार्मूले को अगर हम याद कर लें तो कोसिकेंड का फार्मूला उसका उलट हो जाएगा। साइन थीटा y/r के बराबर होता है। x बेस है, y परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग वाला फार्मूला, और कई फार्मूले हैं जिनके ज़रिए से ये हम याद रखते हैं कि जी साइन की क्या वैल्यू है, कास की क्या वैल्यू है। उम्मीद है वो आप लोगों को याद होगी। तो साइन थीटा का फार्मूला याद रखना है y/r, कॉस थीटा x/r, टेंजेंट थीटा y/x। और जब हम कोसिकेंड, सीकेंड और कोटेंजेंट निकालेंगे तो वो उलट हो जाएंगे, यानी कि कोसिकेंड थीटा जो है वो अब हमारे पास r/y, सीकेंड थीटा r/x और कोटेंजेंट थीटा x/y हो जाएगा। इसके अलावा जो दो फार्मूले हम प्रूफ्स में आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं उनको भी याद रखना है कि टेंजेंट को साइन बाय कॉस बना देने में और कोटेंजेंट को कॉस बाय साइन बना देने में बहुत से वो जो प्रूफ वाले सवाल आते हैं वो हल हो जाते हैं। कई जगहों पे हमें थोड़ी वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन सबसे आसान बात यह है कि याद रखें कि टेंजेंट को साइन बाय कॉस कर लें और कोटेंजेंट को कॉस बाय साइन, तो उससे अक्सर सवालात हल हो जाते हैं। इसके अलावा दो और आइडेंटिटीज़ हैं हमारे पास, तीन और आइडेंटिटीज़ हैं इनफैक्ट जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1।
और इसमें जो गलती होती है वो कई दफ़ा इसको स्केयर के बगैर जो है वो स्टूडेंट इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। स्केयर के बगैर ये काम नहीं करेगा, यानी कि ऐसा नहीं लिखा जा सकता कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसकी मदद से साइन स्केयर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा और कॉस स्केयर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्केयर थीटा के 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, और स्केयर के बगैर ये फार्मूला काम नहीं करता। इसके अलावा एक और फार्मूला है 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्केयर थीटा, और इसके अलावा 1 प्लस कोटेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्केयर थीटा। लेकिन सबसे अहम वही फार्मूला है कि 1 प्लस साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है, उसको हमने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास एक और बड़ा अहम रिजल्ट है कि साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। उसकी वजह ये कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, और ये जो साइन कॉस टेंजेंट वगैरह की वैल्यूज़ हैं ये डिपेंड ही एक्स और वाई पर कर रही हैं। आर तो हर हालत में पॉजिटिव होता है, तो एक्स या वाई में से जो भी नेगेटिव होगा उसके जो कॉरिस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो उसके हिसाब से नेगेटिव होगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में चूंकि एक्स नेगेटिव होता है वाई पॉजिटिव होता है, तो 90 से लेके 180 तक के जो एंगल्स हैं उनके लिए साइन और कोसिकेंट नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेके 90 तक सारे पॉजिटिव साइन कॉस टेंजेंट, लेकिन 90 से लेके 180 तक जो सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है उसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, इसीलिए साइन 120 और साइन 60 ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। लेकिन कॉस 120 लेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, तो इसमें टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 180 और 270 के बीच का जो एंगल है एक्सक्यूज़ मी, मिसाल के तौर पर 200 है, तो हमारे पास साइन ऑफ 200 नेगेटिव, कॉस ऑफ 200 नेगेटिव, लेकिन टेंजेंट ऑफ 200 पॉजिटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, और उसकी वजह यह है कि दोनों नेगेटिव साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट जो है हमारे पास, यानी कि 270 से लेके 360 तक का जो एंगल है उसके लिए साइन और उसका जो रेसिप्रोकल है, अच्छा नहीं, मेरे ख्याल है यहाँ पे मुझसे लिखने में गलती हो गई, साइन और कोसिकेंट नहीं, कॉस और सीकेंट जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से, और बाकी जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो जो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है, यानी कि 270 से लेके 360 तक का क्वाड्रेंट, उसमें सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा और सीकेंट पॉजिटिव होगा, और इनके अलावा जो बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो नेगेटिव होंगी। और वो ये सारे रिजल्ट जो हैं वो इनकी वैल्यूज़ जो साइन कॉस टेंजेंट वगैरह की वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई हैं उनके मुताबिक हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और इसमें आमतौर पे गलती हो जाती है, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे पास कुछ और अहम लॉज ट्रिग्नोमेट्री के, फंडामेंटल लॉ जो है वो कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। लेकिन इस तरह के और भी हमारे पास रिजल्ट्स हैं जिनको कि हमने याद रखना है। साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। साइन की सूरत में तो जो साइन लेफ्ट साइड पे है वही राइट साइड पे है, बीच में भी है, लेकिन कॉस की सूरत में यहाँ पे जो बीच में साइन है या राइट साइड पे उसके अपोजिट, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। इस तरीके से टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा और 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा, और टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा और 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। ये सारे फार्मूले जो हैं वो याद रखना ज़रूरी है ताकि वो जो क्वेश्चंस हमारे पास आएँ उनको हम फार्मूला याद होगा तो फिर हम उनको सॉल्व कर सकेंगे। इस तरह के मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि जी कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करें, आपको कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की, कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यू आपको मालूम है, तो कॉस अल्फ़ा की मदद से आप साइन अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करेंगे, साइन बीटा की मदद से कॉस बीटा की, और इस फार्मूले में पुट करके आंसर निकालेंगे। और इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके मुताबिक हमने उनको पॉजिटिव या नेगेटिव साइंस जो हैं वो असाइन करने हैं। तो हमारे पास एक और बहुत अहम रिजल्ट, सम प्रोडक्ट फार्मूला साइन पी प्लस साइन क्यू, 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस साइन क्यू, 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस क्यू बाई 2। तो प्लस के फार्मूले में साइन पहले और माइनस के फार्मूले में कॉस पहले।
इस तरीके से cos p प्लस cos q, 2 cos p प्लस q बाई 2, cos p माइनस q बाई 2 और cos p माइनस cos q। इसमें सिर्फ ये एक फार्मूला है जिसमें ये 2 के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, -2 sin p प्लस q बाई 2 एंड sin p माइनस q बाई 2। तो ये सम प्रोडक्ट के जो हमारे पास फार्मूले हैं, हमने क्वेश्चन को देख के अंदाज़ा लगाना होता है कि हमको कौन सी साइड गिवन है। अगर प्रोडक्ट गिवन है तो फिर हमारे पास फार्मूले की राइट साइड हमको गिवन होती है, लेफ्ट साइड लिखनी होती है। अब p निकालने के लिए p प्लस क्यू बाई 2 और p माइनस क्यू बाई 2 को ऐड किया जाता है, और q निकालने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। और अगर क्वेश्चन जो गिवन है उसके अंदर जो दो वैल्यूज़ इस्तेमाल की गई हैं उनमें प्लस या माइनस का साइन है, तो अगर बीच में हमारे पास प्लस या माइनस के साइन के हिसाब से हमने ये देखना है कि फार्मूले की लेफ़्ट साइड हमको गिवन है और हमने राइट साइड लिखनी है, तो उसमें हम डायरेक्ट पी और क्यू की वैल्यू आसानी से पुट कर सकते हैं और राइट साइड जो है वो हासिल कर सकते हैं। अभी सम प्रोडक्ट फार्मूले को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्वेश्चन है cos ऑफ x प्लस वाई और साइन ऑफ x माइनस वाई। सबसे पहले तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ के बीच का साइन चेक करना है। कोई साइन नहीं है, इसको मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर ये फार्मूले की लेफ़्ट साइड नहीं राइट साइड गिवन है। अब राइट साइड में हमारे पास जो है वैल्यू p प्लस क्यू बाई 2 की होती है। इसका मतलब ये जो x प्लस वाई है ये p प्लस क्यू बाई 2 की वैल्यू है, और ये जो x माइनस वाई है ये p माइनस क्यू बाई 2 की वैल्यू है। फार्मूले में 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम वो वाली कमी पूरी कर सकते हैं। तो cos ऑफ x प्लस वाई और sin ऑफ x माइनस वाई एज इट इज़। अब मेरे पास ये जो नीचे वाला नीचे वाला 2 है वो एज इट इज़, और ये 2 अगर मैं इसको दे दूँ तो 2 cos ऑफ x प्लस वाई और sin ऑफ x माइनस वाई। अब मैंने फार्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी और मेरे पास जो है वो राइट साइड के मुताबिक चीज़ें मौजूद हैं, तो मुझे लिखनी है लेफ़्ट साइड, यानी कि मुझे प्रोडक्ट गिवन है और मुझे सम लिखना है। तो मुझे लिखना है cos ऑफ p। अब p लिखने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों वैल्यूज़ को p प्लस क्यू बाई 2 और p माइनस क्यू बाई 2 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास 2 एलसीएम p प्लस क्यू और यहाँ पे p, तो यहाँ पे अब मुझे लिखना है जी हाँ, तो p प्लस क्यू बाई 2 और p माइनस क्यू बाई 2 को अगर मैं ऐड करूँ तो यहाँ पे p माइनस क्यू और q दूसरे को प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये बनेगा 2p बाई 2, जिससे आंसर p आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने से p आता है, इसी तरीके से इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करके q आता है। तो मैं p की वैल्यू अगर हासिल करना चाहता हूँ तो x प्लस वाई जो कि p प्लस क्यू बाई 2 की वैल्यू है और x माइनस वाई, इन दोनों को ऐड कर दूँगा। इसी तरीके से फार्मूले की जो वैल्यू लेफ़्ट साइड है उसमें फिर है cos q, तो cos q की वैल्यू के लिए मैं इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और इससे मेरे पास आता है cos ऑफ, यहाँ पे माइनस वाई प्लस वाई दूसरे को काट देंगे, 2x आ जाएगा और इसमें थोड़ी सी वर्किंग मुझे करनी पड़ेगी, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, तो प्लस वाई नहीं सॉरी प्लस एक्स और माइनस एक्स एक दूसरे को काट देंगे तो y प्लस वाई से 2y आ जाएगा। तो मैं इसको लिखूँगा 1/2 cos ऑफ 2x और प्लस cos ऑफ y प्लस वाई 2y। ये कैंसिल नहीं हुआ, सिर्फ x कैंसिल हुआ है। तो अब ये हमारा आंसर आ गया। इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि ये 2 जो है वो फार्मूला के बाहर लिखा हुआ है और ये 2 जो है ये आर्गूमेंट का हिस्सा है। और इसके अलावा अगर हमको दूसरा क्वेश्चन दिया जाए, मसलन हमें दिया जाता है कि जी cos ऑफ 12 प्लस cos ऑफ 48, तो इसमें साफ पता लग रहा है कि बीच में चूँकि प्लस का साइन है लिहाजा फार्मूले की लेफ़्ट साइड हमको गिवन है। तो फार्मूले की लेफ़्ट साइड cos p प्लस cos q से राइट साइड लिखना ये अब आसान होता है कि ये हमारे पास डायरेक्ट p की वैल्यू है और ये डायरेक्ट q की वैल्यू है। तो राइट साइड लिखने की खातिर यानी कि प्रोडक्ट लिखने की खातिर 2 cos ऑफ p प्लस q बाई 2, सो 12 प्लस 48 डिवाइड बाई 2 और cos ऑफ p माइनस
q डिवाइड बाई 2, तो मैं इसको लिखूँगा 12 माइनस 48 डिवाइड बाई 2। अब बेहतर ये होता है कि मैं cos 48 को पहले लिखता और cos 12 को बाद में लिखता, ताकि यहाँ पे मुझे नेगेटिव साइन को डील ना करना पड़ता। लेकिन बहरहाल अगर इसका नेगेटिव साइन आएगा भी तो हमारे पास फार्मूला है कि cos थीटा और cos ऑफ माइनस थीटा ये आपस में इक्वल होते हैं, तो हम उसके नेगेटिव साइन को इग्नोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस किस्म के क्वेश्चंस को जो है वो हम डील कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बहुत अहम फार्मूला है कि चेंज इन को फंक्शन। तो हम देखेंगे कि अगर साइन कास टेंजेंट वगैरह के जो आर्गूमेंट हैं जिनको हम थीटा कहते हैं नॉर्मली, उसके साथ ऐड होने वाली वैल्यू अगर 90 या 270 डिग्री है, यानी कि 90 का ऑड मल्टीपल है, तो फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज होगा। अब साइन का को फंक्शन को साइन है, टेंजेंट का को टेंजेंट है और सीकेंट का को सीकेंट है। और अगर जो ऐड होने वाली वैल्यू है वो यहाँ पे मुझसे गलती हुई 180 हो या 360 हो, तो फिर फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज नहीं होगा, वो वही का वही रहेगा। तो साइन थीटा ही रहेगा अगर थीटा के अंदर ऐड होने वाली वैल्यू 180 या 360 है, जिसका मतलब ये है कि वो 90 का अगर इवन मल्टीपल है तो फंक्शन एज इट इज़ रहेगा। अलबत्ता साइन का जो ताल्लुक है वो हम क्वाड्रेंट के हिसाब से लगाएंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में है। इसकी हम एक मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास लिखा हुआ है साइन ऑफ 50 प्लस 180, यानी कि मैं साइन ऑफ 230 को अगर मैं डील कर रहा हूँ, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया 50 प्लस 180। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको साइन ऑफ 50 लिख सकता हूँ, क्योंकि 180 या 360 की सूरत में हमने फंक्शन को फंक्शन में चेंज नहीं करना। अब हम ये देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो 180 प्लस 50 का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है साइन, वो नेगेटिव होता है, लिहाजा हम यहाँ पे आंसर के साथ जो है वो नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन को जो है वो उसके आर्गूमेंट को हम 45 से या 90 से जो है वो लेस कर सकते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसके बाद हमारे पास एम फार्मूला डबल एंगल फार्मूला है। साइन 12 इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस 12 इज इक्वल टू कॉस के अल्फा माइनस साइंस के अल्फा। जब बीच में प्लस का साइन हो तो ये वाली वैल्यू 1 के बराबर होती है, और बीच में अगर माइनस का साइन हो तो ये कॉस 12 के बराबर होती है। इसके अलावा कॉस 12 के दो मज़ीद अहम फार्मूले हैं, 2 कॉस के अल्फा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइंस के अल्फा। इनको हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। टेंजेंट टू अल्फा का फार्मूला 2 टेंजेंट अल्फा और 1 माइनस टेंजेंट्स के अल्फा। तो ये तीन इंतहाई अहम फार्मूले हैं जो कि हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस को लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो पीरियड का सवाल है, साइन ऑफ पीरियड ऑफ साइन कॉस और जो है वो 2 पाई है, और पीरियड ऑफ टेंजेंट जो है वो पाई है। तो पीरियड के क्वेश्चन में हम जब क्वेश्चन आता है तो साइन या कॉस की सूरत में 2 पाई ऐड कर देते हैं आर्गूमेंट में, और टेन की सूरत में पाई ऐड कर देते हैं। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे साइन 3x इसका पीरियड मालूम करना है, तो मैं सबसे पहले तो 3x के अंदर 2 पाई ऐड कर दूंगा, क्योंकि साइन का जो हमारे पास पीरियड है वो 2 पाई है। अब इसके बाद मुझे ये करना है कि x को अगर मैं अकेला करना चाहूँ तो मुझे 3 कॉमन लेना होगा, और यहाँ पे बनेगा 2 पाई बाई 3। तो x को छोड़ के मेरे पास जो कुछ है वो इस फंक्शन का पीरियड है, तो पीरियड इसका हो गया 2 पाई बाई 3। तो साइन कॉस और सीकेंट को सीकेंट की सूरत में हम 2 पाई ऐड करेंगे, और टेंजेंट को टेंजेंट की सूरत में यहाँ पे 2 पाई की बजाय पाई ऐड करेंगे। इसके अलावा साइन कॉस टेंजेंट के जो बेसिक ग्राफ्स हैं उनका हमें आइडिया होना चाहिए अगर हम ग्राफ को क्वेश्चन करें। अव्वल तो कोशिश यही होनी चाहिए कि ग्राफ के क्वेश्चन को अवॉइड किया जाए, क्योंकि उसमें एक तो टाइम लगता है और उसके अलावा आमतौर पर शेप भी गलत हो जाती है। लेकिन अगर और क्वेश्चन ना आते हों तो इसका आइडिया जो है वो हमें होना चाहिए कि साइन के ग्राफ की शेप ये है,
ये 0 0 से पास हो रहा है। कॉज का जो ग्राफ है उसकी शेप ये है, ये हमारे पास -90 और +90 जो है एक्स एक्सिस पर उससे पास हो रहा है, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। और टेंजेंट 90 की जो हमारे टेंजेंट के ग्राफ की जो शेप है वो ये एस शेप है, और ये 90 और +90 और -90 की जो दो लाइंस हैं उनको टच नहीं करता, उन पे इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी है। तो ये इनकी बेसिक शेप्स हैं। अगर इनका हमको आइडिया होगा तो हम इनके जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं वो भी हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, वरना कोशिश यही करें कि बाकी क्वेश्चन इसकी बजाय कर लें अगर चॉइस हो तो। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के सवालात में सिर्फ फिगर का फ़र्क होता है, उसके अलावा हम उन दोनों क्वेश्चंस को एक ही तरह से डील करते हैं। तो यहाँ पे जो दो लाइंस हैं ये पैरेलल हैं, ये लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, इस हिसाब से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर हो गए। तो इसको ऊपर वाले एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन और नीचे वाले एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अगर क्वेश्चन में डिप्रेशन का जिक्र नहीं है तो हम ये ऊपर वाली वैल्यू जो है, ऊपर का एंगल जो है, इसको हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ जो एलिवेशन वाला एंगल है उसको बना के हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन का जिक्र है तो हम फिगर तो ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन बाकी जितनी भी वर्किंग है वो उसी तरह से है जिस तरह से हम एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए करते हैं, और हमारा जो फ़र्क है वो सिर्फ फिगर का होगा। इसके अलावा हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन बहुत अहम लॉ, कॉस के अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। इसको याद रखने के हमारे पास जो वैसे तो लिखने के भी कई तरीके हैं, याद करने के हिसाब से ये किया जा सकता है कि यहाँ पे चूँकि अल्फ़ा का जिक्र है तो अल्फ़ा का अपोजिट जो साइड है वो है ए, तो ए का स्क्वायर यहाँ पे आखिर में माइनस साइन के साथ है। उसको छोड़ के जो बाकी दो साइड्स हैं बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, उनको हम पॉजिटिव साइन के साथ शुरू में लिखते हैं, और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट 2 के साथ वो डिनोमिनेटर में है। इसी तरीके से अब मेरे पास अगर कॉस स्क्वायर बीटा होगा तो बीटा की जो अपोजिट साइड है बी, उसका स्क्वायर यहाँ पर होगा, और उसको छोड़ के बाकी जो दो साइड बची ए स्क्वायर और सी स्क्वायर वो ऊपर, और ए और सी का प्रोडक्ट 2 के साथ डिनोमिनेटर में। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर गैमा होगा तो गैमा के सामने की जो साइड है सी, उसका स्क्वायर यहाँ पे, और सी स्क्वायर को छोड़ के जो बाकी दो साइड्स हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वो यहाँ पे, और ए और बी का प्रोडक्ट 2 के साथ डिनोमिनेटर में। लॉ ऑफ साइन है हमारे पास ए अपान साइन अल्फा बी अपान साइन बीटा सी अपान साइन गैमा, और इसके हमारे पास सिर्फ एक ही ये फॉर्मेट है, और डिपेंड करता है क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, उसके हिसाब से हम इन क्वेश्चन को इस्तेमाल करते हैं। तो लॉ ऑफ कोसाइन में ज़्यादा साइड्स अगर हमको डाटा में गिवन है, या कहा जाए कि लॉ ऑफ कोसाइन से सॉल्व करें, तो तब हम वो इस्तेमाल करते हैं। और लॉ ऑफ साइन की सूरत में हमको एंगल्स अगर गिवन हो ज़्यादा डाटा में, तो उस सूरत में हम आमतौर पर लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल करके ट्राइंगल का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो कोसाइंस के साथ जो है वो साइड्स को जोड़ दें, और साइन के साथ जो है अगर एंगल को जोड़ दें तो फिर हमें याद रहेगा कि हमने कौन सा लॉ जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करना है। इसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ टेंजेंट है। लॉ ऑफ टेंजेंट में ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू टेंड ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 टेंड ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, यानी कि जो दो साइड्स यहाँ पे होंगी उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम यहाँ पे ऊपर, और उनका जो डिफरेंस है वो यहाँ पे नीचे। और क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि इसको लॉ ऑफ टेंजेंट के ज़रिए से करें। तो इसमें आपको अगर दो एंगल्स गिवन होंगे तो आप उनका सम 180 से माइनस करके उसको यहाँ पे जो है क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को हमेशा क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि लॉ ऑफ टेंजेंट को इस्तेमाल करें और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हाफ एंगल जो है वो आखिर में जो चैप्टर के लास्ट में हमारे पास एक्सरसाइज है उसके प्रूफ में ख़ास तौर पर उसे इस्तेमाल किया गया है, एस माइनस बी एस माइनस सी और बी सी। तो साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 के फार्मूले को हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अल्फ़ा की जो अपोजिट साइड है ए, उसको छोड़ के बाकी दो साइड्स बचती हैं बी सी, तो उनको हमने ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दिया,
और उन्हीं का प्रोडक्ट हमने नीचे ले लिया। अब अगर मेरे पास यहाँ पे साइन ऑफ बीटा बाई 2 होगा तो बीटा के सामने वाली साइड बी को छोड़ के बाकी जो दो साइड्स बचती हैं ए और सी वो ऊपर एस से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और नीचे उन दोनों का प्रोडक्ट। और इसी तरीके से हमारे पास अगर साइन ऑफ गैमा बाई 2 होगा तो गैमा को की जो अपोजिट साइड है सी उसको छोड़ के हमारे पास सी और बी बचता है जो ऊपर हम एस से माइनस कर देंगे और नीचे उनका प्रोडक्ट। अब कॉज ऑफ अल्फा बाई 2 का फार्मूले में एक्सक्यूज मी जो हमारे पास अल्फ़ा के अपोजिट साइड है ए वो डायरेक्टली एस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ पे बाहर भी एस लगा हुआ है और उन डिनोमिनेटर्स को उसी तरह से लिखेंगे जैसे हमने साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 के फार्मूले में लिखा है। तो यहाँ पे बी सी है तो यहाँ पे भी नीचे बी सी है। और अगर कॉस ऑफ बीटा बाई 2 होगा तो बीटा की अपोजिट साइड जो है बी उसको हम एस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसको छोड़ के जो बाकी दो साइड्स बचती हैं अब बी को छोड़ के बाकी ए और सी बचता है वो नीचे आ जाएगा। गैमा बाई 2 होगा तो गैमा की अपोजिट साइड सी उसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और बाकी आपके पास सी और बी बचेगा जिसको कि हम नीचे लिख देंगे। टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला साइन अल्फ़ा बाई 2 के फार्मूले को कॉस अल्फ़ा बाई 2 के फार्मूले से डिवाइड करने से आता है। यानी कि इस वैल्यू को अगर मैं इस पर डिवाइड कर दूँ तो बी सी से कट जाएगा तो एस माइनस सी जो कि साइन अल्फ़ा बाई 2 के फार्मूले का हिस्सा है वो ऊपर आ जाएगा और एस इंटू एस माइनस ए जो कि कॉस अल्फ़ा बाई 2 के फार्मूले का हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूले में अगर दो साइड और इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो फिर तुम्हारे पास ये फार्मूला है। यानी कि अगर बी सी साइड गिवन है और उनके बीच का एंगल अल्फ़ा गिवन है तो ये वाला फार्मूला। अगर एक साइड और दो एंगल गिवन है तो उनकी मदद से हम थर्ड एंगल मालूम कर सकते हैं। जो दो एंगल्स हमको गिवन होंगे उनके सम को हम 180 से माइनस करके तीसरा एंगल मालूम कर लेंगे और इस सेकंड फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर अगर साइड ए गिवन है तो ए स्क्वायर और उसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो अल्फ़ा है उसका साइन नीचे और बाकी दो एंगल्स का साइन ऊपर। इस तरीके से अगर हमको साइड बी गिवन होगी और दो एंगल्स गिवन होंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर उसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो है अपोजिट साइड पे जो बीटा है उसका साइन नीचे और उसको छोड़ के जो बाकी दो एंगल्स हैं वो ऊपर साइन के साथ। इस तरीके से अगर हमको साइड सी गिवन है तो सी स्क्वायर यहाँ पे ऊपर उसका अब उसके अपोजिट साइड का जो एंगल है गैमा उसका साइन नीचे और बाकी दो एंगल्स अल्फ़ा और बीटा उनका साइन ऊपर। और अगर हमको तीन साइड्स गिवन है तो फिर एस इंटू एस माइनस बी और एस माइनस सी और एस का फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 है। तो तीनों साइड्स अगर हमको गिवन होगी तो फिर हम इस फार्मूले को जिसको कि हम हीरोज़ फार्मूला भी कहते हैं उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास रेडियाई ऑफ सर्कल के फार्मूले हैं। इन सर्कल रेडियस आर इज इक्वल टू डेल बाई एस। अगर हमारे पास सर्कल ट्राइंगल के अंदर बन रहा है छोटा सर्कल बन रहा है तो आर इज इक्वल टू डेल बाई एस और अगर हमारे पास सर्कल जो है वो ट्राइंगल के बाहर बन रहा है तो फिर हम उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल आर ए बी सी डिवाइड बाई 4 डेल या ए अपान 2 साइन अल्फ़ा या बी अपान 2 साइन बीटा या सी अपान 2 साइन गैमा के बराबर है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड सर्कल है वो है स्क्राइब सर्कल R1। अगर साइड ए को हमारा सर्कल टच कर रहा है एक्सटर्नली तो डेल अपान एस माइनस ए। अगर साइड बी को टच कर रहा है एक्सटर्नली तो डेल अपान एस माइनस बी और अगर साइड सी को टच कर रहा है तो डेल अपान एस माइनस सी। और लास्ट रिजल्ट हमारे पास वैसे तो साइन इनवर्स ऑफ ए और साइन इनवर्स ऑफ बी के भी फार्मूले हैं लेकिन वो क्वेश्चन से हमको अंदाज़ा हो जाता है कि उसको हम किस तरीके से सॉल्व करना है। अलबत्ता टेन इनवर्स ऑफ ए और टेन इनवर्स ऑफ बी का फार्मूला हमें आना चाहिए। टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस टेन इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस बी और 1 माइनस ए बी। और अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो फिर यहाँ पे माइनस साइन जो है वो ऊपर न्यूमरेटर में यानी कि ए माइनस बी और नीचे 1 प्लस ए बी बन जाएगा।